तो क्या बीबो थ्योरी की बेटा बात हो रही है यहाँ पे। सो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सलिटी ऑफ वीक इंटरेक्शन जो है, जो कपलिंग कांस्टेंट है, वो रिटेन रहनी चाहिए। ठीक है। सो यूनिवर्सलिटी ऑफ वीक इंटरेक्शंस जो हमने पहले डिस्कस कर रखी है, इज बेस्ड ऑन द नियर इक्वालिटी ऑफ वीक कपलिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास वीक कपलिंग कांस्टेंट जो है 1.39 एंड 1.44 इंटू 10⁻⁻16 टू जाउल मीटर क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाता है। तो जी बीटा एंड जी मी की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सिमिलरली आसपास में लाई करती है, लेकिन एग्जैक्टली नंबर जो है आपस में मैच नहीं करते। सो दी फॉर्मर जो हमारे पास जी बीटा है, जो बीटा डिके आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेमी इलेक्ट्रॉनिक के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डिके कर रहा है। ठीक है। एंड द लेटर फॉर द प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिके, तो जिसमें म्यून डिके वगैरह करता है। सो यूनिवर्सल करंट फॉर्म टू एक्सप्लेन द वीक इंटरेक्शन वाज डिस्क्राइब्ड बाय कंसीडरिंग ओनली द डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 वीक इंटरेक्शन। जो हमने हेटेरोनिक करंट वगैरह लिखे थे, जो करंट वगैरह डाले हुए थे, तो करंट की जो बेसिक फॉर्म थी उसमें हमने डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 को ही चूज किया था। उसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया था। तो ओनली डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, जिसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व रहती है, बिकॉज ओनली अप एंड डाउन क्वार्क इन्वॉल्व थे बीटा डिके में, वहां पे स्ट्रेंज पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं था। तो हमने डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 ही कंसिडर किया था, बिकॉज हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अप डाउन एंड डाउन क्वार्क से बना होता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोटॉन है दैट इज अप एंड डाउन क्वार्क से बना होता है, तो दैट इज प्रोटॉन। ठीक है। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, स्ट्रेंज क्वार्क यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो स्ट्रेननेस चेंजिंग वीक इंटरेक्शंस वर इग्नोर्ड, तो ये इसको इग्नोर कर दिया गया था स्टार्टिंग में। द रीजन फॉर एक्सक्लूडिंग डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 वीक डिके वाज दैट दे वायलेटेड द यूनिवर्सलिटी ऑफ वीक इंटरेक्शन। तो इनको वीक इंटरेक्शन की यूनिवर्सलिटी, मतलब जो कपलिंग कांस्टेंट है, वो प्रॉपर्ली फिट नहीं होता है। जो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 की सिचुएशन है, उसमें हम डायरेक्टली जे कपलिंग कांस्टेंट जी के बराबर नहीं लिख सकते, तो वो वाली प्रॉब्लम हम यहाँ पे फेस करते हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम जो है डेल्टा एस इक्वल टू 1 स्ट्रेननेस चेंजिंग मतलब इंटरेक्शन जो रहेंगी वो कैबिबो थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग उनको कपलिंग कांस्टेंट वगैरह साइन किए जाते हैं। सो वी मे रिकॉल दैट इट इज एसेंशियल फॉर वीक इंटरेक्शंस टू ऑब्जर्व यूनिवर्सलिटी, एंड इफ इट इज वायलेटेड नेसेसरी चेंजेस हैव टू बी मेड इन द थ्योरी सो दैट यूनिवर्सलिटी इज रिस्टोर्ड। तो हमें यहाँ पे नेसेसरी चेंजेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अपनी थ्योरी में, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे हमारे लिए मोस्टली जो इंपॉर्टेंट रहता है वो कपलिंग कांस्टेंट ही रहता है। तो जी बीटा एंड जी म्यू, इनकी जो डिस्क्रिपेंसी है वो भी हमें रिमूव करनी है। एंड हाउ द यूनिवर्सलिटी कैन बी रीस्टोर्ड, तो यूनिवर्सलिटी को रीस्टोर करने के लिए हमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। तो जो हमने अभी तक देखा हुआ है कि मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर्मल केसेस में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, इंक्लूडिंग दी कपलिंग कांस्टेंट। तो ये वाला फैक्टर हमारे पास वेक्टर वेक्टर इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, ये वाला जो फैक्टर है वो हमारे पास एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है। तो जब हम इनको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हम ओनली जी के कॉरेस्पॉन्डिंग रखते हैं, बिकॉज सीवी की वैल्यू हमारे पास यूनिटी आ जाती है, एंड सीए की वैल्यू जो है 1.25 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाती है, थोड़ा सा ही फर्क होता है। सॉरी। So we get G into CV is equal to G, जिस यहाँ से हमें पता चलता है कि CV की वैल्यू 1 आ जाती है, एंड जो हमारे पास एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग CA की इंटरेक्शन की वैल्यू जो 1.25 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाती है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो लेट अस फोकस आवर अटेंशन ऑन द CV is equal to 1. सो इन द सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिके जो हमें दे रखा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पार्टिसिपेटिंग, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है वेक्टर इंटरेक्शन एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन में, तो 1 ओनली 0.25 का डिफरेंस आता है। तो मतलब है क्या हो गया, कि जो एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन है वहां पे हमारे पास 0.25 का डिफरेंस आता है, मतलब वहां पे स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फोर्सेस जो है वो हमारे पास वो वाला पार्ट हमारे पास डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो वीक इंटरेक्शन है जहाँ पे हमारे पास यूनिटी होल्ड करती है, वहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का ज्यादा रोल देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब 1 एंड 1.25 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एंड हैव स्ट्रक्चर। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। सो व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग द वेक्टर कपलिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय G into CV, which is equal to G and which correspond to the weak interaction involving structureless leptons। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरलेस leptons के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है। तो thus we should it be implying that from the
this equality that structure and strong interactions associated with hadrons don't affect the vector weak interaction। तो इसको हम वेक्टर वीक इंटरेक्शन जो है इसको इफेक्ट नहीं मानते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.25 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, इसको कंजर्व्ड वेक्टर करंट हाइपोथेसिस या सीवीसी का नाम दिया जाता है, व्हिच पोस्टुलेट दैट द वीक वेक्टर वीक करंट जो है इज कंजर्व्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस जस्ट एज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो वीक चार्ज है, वीक चार्ज भी हमारे पास यहाँ पे कंजर्व रहेगा। सो नोट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज ए वेक्टर इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी वेक्टर इंटरेक्शन होती है। कंजर्व्ड करंट जो कंजर्वेशन लॉ इज डिस्क्राइब्ड बाय वैनिशिंग ऑफ द फोर डाइवर्जेंस suggesting that the vector current in the BA theory would also be free from divergence। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस वाला फंडा सेम एनालॉजी पे लेके चला जाएगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। जो एक्सियल वेक्टर करंट है इज हाइपोथेसाइज्ड टू बी पार्शियली कंजर्व्ड इन द सेंस दैट इट्स फोर डाइवर्जेंस इज स्लाइटली नॉन जीरो। मतलब जब हमारे पास 1 एंड 1.25 में जितना डिफरेंस है उतना ही हमारा जो कंजर्वेशन लॉज में डिफरेंस आएगा। जो फोर करंट है, जो फोर करंट की डाइवर्जेंस है वो जीरो नहीं रहेगी फॉर द केस ऑफ एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन, रादर देन थोड़ा सा डिफर यहाँ पे कर की दिखने के लिए मिलेगी। तो सीवीसी नहीं रहेगा, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे इक्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो दिस डाइवर्जेंस इज ए मेजर ऑफ द डिफरेंस ऑफ सीए फ्रॉम यूनिटी दैट इज 0.0525। तो पॉइंट जितना भी डिफरेंस है वो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दी सीबीसी इज हाइपोथेसिस इज वेरी वेल वेरीफाइड बाय दी डिके। तो ये वाला जो वेरिफिकेशन है हमें जो पायम डिके से पता चल जाता है। एंड जनरल द एग्रीमेंट ऑफ द सीबीसी थ्योरी विद द एक्सपेरिमेंट्स इज क्वाइट गुड फॉर द नॉन स्ट्रेननेस चेंजिंग डिकेस बिकॉज ऑफ द सीबीसी थ्योरी इट कैन बी थॉट दैट ए कंजर्व्ड कपलिंग कांस्टेंट इज एसोसिएटेड विद द वेक्टर पार्ट ऑफ द वीक इंटरेक्शंस। तो ये सारा का सारा लिटरेचर आप वहां पे दे सकते हैं बेटा। तो जस्ट एज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट implies that total charge is unaffected by the presence of strong interactions, the conservation of weak charge, जो weak vector current implies that total weak charge is unaffected by the strong interaction। तो काफी स्ट्रॉन्ग जहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है। ये वीक इंटरेक्शन में ज्यादातर जो स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो ज्यादा डोमिनेट नहीं करती है। मतलब वीक इंटरेक्शन में ओनली वीक जो नेचर ऑफ फोर्सेस रहेगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग नेचर। ठीक है जी। द एक्सियल वेक्टर चार्ज इज स्लाइटली मॉडिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो जहां पे पर्टर्बेशन बोल सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमारे पास वीक इंटरेक्शन में स्लाइटली पर्टर्बेशन की काम कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक पर्टर्बेशन। यहाँ पे पर्टर्बेशन का काम करेगी वीक इंटरेक्शन में, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का यहाँ पे रोल कम रहता है। सो इन दी सीबीसी थ्योरी ऑफ वीक इंटरेक्शन, तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि वीक इंटरेक्शन ही हम यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करती हुई देखी जाती है रादर देन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को हम यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। तो दैट टेल्स अस द यूनिवर्सल वीक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रीवियसली गिवन इक्वेशन। तो हम टोटल जो हमारे पास करंट दे रखा है, जो फोर करंट है, जनरलाइज फोर करंट है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लिख लेते हैं, एक हमारे पास हेड्रॉन का लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो कपलिंग है, कपलिंग का चक्कर पड़ जाता है। तो हेड्रॉन जो है एंड इलेक्ट्रॉन है, दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं यहाँ पे। तो नाउ कम्स टू डिस्क्रिपेंसी। तो जहाँ पे पहली डिस्क्रिपेंसी जो कबीबो ने बोली हुई है कि हम जो हेड्रोनिक करंट है उसको ऐसे नहीं लिख सकते। स्ट्रेंजनेस जो हमारे पास ये दे रखा है हेड्रोनिक पार्ट को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। हेड्रोनिक में कैसे लिखोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 जो पार्ट है उनको आप कैसे लिखोगे, इसको डायरेक्टली इक्वल 1 जो कपलिंग कांस्टेंट के 1 करके आप यहाँ पे काम नहीं चला सकते। दोनों ही डिफरेंटली बिहेव करती हैं। आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में कि आपके जो स्ट्रेननेस चेंजिंग इंटरेक्शन है या स्ट्रेननेस कंजर्विंग इंटरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट रहता है यहाँ पे। सो नाउ कम टू डिस्क्रिपेंसी स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन रिगार्डिंग द जी बीटा एंड G mu values and delta S is equal to 1 decay. Since hadronic current consists of both the straightness changing and straightness conserving parts, it was believed before the Cabibbo theory that both the hadronic currents coupled with the same coupling constant। तो सबसे पहले बोला गया था कि इनका जो कपलिंग कांस्टेंट सबका सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट वे से लिखा जाता है। तो हेड्रोनिक पार्ट का जो करंट है, हेड्रोनिक करंट जो है उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो डिफरेंट कपलिंग कांस्टेंट चूज करने पड़ते हैं। एक कपलिंग कांस्टेंट cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरे का जो कपलिंग कांस्टेंट है वो sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है। cos थीटा का फैक्टर क्या रहेगा,
जिसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, मतलब जो स्ट्रेननेस कंजर्विंग है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहता है, कपलिंग कांस्टेंट के साथ कॉस ऑफ थीटा सी का फैक्टर रहेगा, एंड जिसमें स्ट्रेननेस चेंजिंग है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो जी इंटू साइन ऑफ थीटा सी लिखा जाएगा। ये कहाँ से आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। where theta c is the Cabibbo angle whose value is to be determined experimentally, obviously in the form the coupling constant for the whole hadronic current would be g। तो जो टोटल कपलिंग कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है बेटा, तो टोटल कपलिंग कांस्टेंट यहाँ पे g के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आ जाएगा, तो हमारे पास काम देखने के लिए चल जाएगा। So now it can be said that when जो hadronic current है is like as given by this equation, both the hadronic currents and the electronic current couple with the same coupling constant and hence universality is obeyed। तो यहाँ पे universality जो है coupling constant आपका independently होके बाहर आ जाता है, वो वाली universality obey हो जाती है और आपका जो थ्योरी है वो बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी थ्योरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इनकी जो जस्टिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या आती है, एक्सपेरिमेंटली फीचर्स आपको कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह की थ्योरीज दे रखी है। जो पायोन डिके है, पायोन डिके के कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज पायोन्स जो होते हैं वो यू एंड डी बार के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। अगर पाई प्लस लिखा जाए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, तो यहाँ पे डेल्टा एस इट विल टर्न आउट टू बी 0, पाई प्लस नेगेटिव एंड इज चेंजिंग इनटू म्यूऑन, तो दैट इज आल्सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इंटरेक्शन हो गई। एक कायोन डिके हो गया, अगर यू प्लस लेके चलेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी यू एस बार। ठीक है जी, अगर माइनस लेके चलेंगे तो यू बार एस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस केस में क्या बचेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 1, एंड इस केस में भी डेल्टा एस इज इक्वल टू 1, मतलब ये स्ट्रेननेस चेंजिंग हो कंजर्विंग हो गया, ये स्ट्रेननेस चेंजिंग हो गया। ठीक है, तो दोनों ही डिफरेंट हो गए, तो ये कंजर्विंग हो गया, ये चेंजिंग हो गया। सो द डिकेज हैव्स डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड द डिकेज जो नीचे वाले दे रखे हैं दैट इज गिवन बाय डेल्टा एस इज इक्वल टू 1। सो बोथ द पायन्स एंड कायन्स, बिकॉज़ लेकिन ये जो पायन्स एंड कायन्स है दे बिलोंग टू द सूडो स्केलर्स, बिकॉज़ सूडो स्केलर है, एक से मल्टीप्लाइड का ऑक्टेट का ये पार्ट बन जाता है। ठीक है, these are both belong to zero negative। ठीक है जी, so see these are mesons। However, the following decays in which pseudoscalar decays into pseudoscalar are the vector interaction। तो ये पहले वाली जो दिखा रखी है वो एक्सेल वेक्टर वाली है, जो नीचे वाली दिखा रखी है यहाँ पे आपके पास वेक्टर वे इंटरेक्शंस की कॉरेस्पॉन्डिंग है। These are also delta s is equal to 0 and these are also delta s is equal to 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है। लेकिन जब हम इनका मैट्रिक्स एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने, जो वेरिएशन निकालने की कोशिश करते हैं, कैबिबो एंगल कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग द डेल्टा s is equal to 0 एंड डेल्टा s is equal to 1 डिके रेट। अगर हम डिके रेट की निकालने की बात करें तो डिके रेट इनके स्क्वायर के बराबर हो जाता है कपलिंग कांस्टेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। वो टेक इनटू द रेशियो ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर द टू डिकेज फॉर द ईच टाइप ऑफ द इंटरेक्शन। तो हमारे पास जो एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन है जिसमें कायन डिके कर रहा है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पायोन डिके है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा ए, सो नॉट ए, इट इज जी। जो डेल्टा एस इक्वल टू 1 है इट विल बी जी साइन थीटा, नीचे वाले में क्या रहेगा, इट विल टर्न आउट टू बी जी इनटू कॉस थीटा। तो थीटा सी यहाँ पे कबीबो के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एक्सेल वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको हम एक्सेल ए के साथ डिनोट कर देते हैं, तो जी के साथ जी कैंसिल हो जाएगा, ओनली tan थीटा बचेगा। एंड फॉर द वेक्टर इंटरेक्शन, अगर हम वेक्टर इंटरेक्शन लेके चलते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर वेक्टर इंटरेक्शन आ जाती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा भी लिखा हुआ है, तो सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा। एंड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है उसमें से हमें पता चलता है कि वेक्टर इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 14 डिग्री एंड 6 मिनट आता है, एंड जो एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थीटा है दैट इज 15 डिग्री एंड 24 मिनट आता है। बोथ द वैल्यूज आर नियरली इक्वल एंड इज आल्सो ए प्रेडिक्शन ऑफ द कैबिबो थ्योरी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज निकल के आ जाती है। तो दूसरी जो मेन चीज आ जाती है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द हेड्रोनिक करंट आ जाता है। हेड्रोनिक करंट जो होते हैं, जो हेड्रोनिक डिकेज होते हैं, दीज आर सप्रेस्ड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक डिकेज। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि जो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 इंटरेक्शन रहेंगी वो ए वाली इंटरेक्शन आपके सप्रेस्ड नहीं रहेंगी, लेकिन जो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 वाली इंटरेक्शन है ये सप्रेस्ड रहेंगी। मतलब इन इंटरेक्शन को होने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, जहाँ इनको हिंड्रेंस ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दीज इंटरेक्शन। तो इन दोनों इंटरेक्शन में से डोमिनेट कौन करेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, एंड इनका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज गिवन बाय 20। मतलब जो स्टेनलेस कंजर्विंग इंटरेक्शन रहेगी वो 20 टाइम्स बेटर प्रोबेबल रहेगी एज कंपेयर टू डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 इंटरेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट।
कि हमारे पास जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, लैम्डा पार्टिकल है, सिग्मा पार्टिकल है, कैस्केड पार्टिकल है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता चल जाता है, इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेंजनेस क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैस्केड की स्ट्रेंजनेस है दैट इज गिवन बाय -2, एंड जो हमारे पास दूसरे नंबर्स हैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग -1 दे रखी है। तो ऐसी चीज स्ट्रेनस दे रखी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेल्टा एस जो है दैट विल टर्न आउट टू बी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आए, तो -1 -2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 ही बचेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेनस 0 है, तो 0 -1 कितना हो गया बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, जैसे आपके पास चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इफ द यूनिवर्सल फर्मी इंटरेक्शन इज अप्लाइड टू दीज डिकेज, इट वुड मीन द कपलिंग कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 would be equal to the coupling constant for the delta s is equal to 0। तो वही चीज रिपीट होने स्टार्ट हो गई है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जैसे हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है तो यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू जो स्ट्रेनस कंजर्विंग के लिए डिफरेंट रहेगी एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट रहेगी। वो कैसे आएगा वो कभी को ने बता रखा है। In reality, it is found that the decay rates of delta S is equal to 1 week decay is about 20 times smaller as compared to delta S is equal to 0 decay। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि delta S is equal to 1 मतलब स्ट्रेनस चेंजिंग डिकेज जो है वो हिंड्रेड रहते हैं as compared to delta S is equal to 0 decay। तो कभी वो prescribed this anomaly मतलब कभी को ने इनका जो इसको एक्सप्लेन किया था उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या होता है कि दोनों के लिए कपलिंग कांस्टेंट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। मतलब एक के लिए कपलिंग कांस्टेंट जो रहेगा जो डेल्टा एस इक्वल टू 1 इंटरेक्शन है उसके लिए जी इंटू साइन थीटा रहेगा, दूसरे के लिए क्या रहेगा जी इंटू कॉस थीटा रहेगा। जो कि डिके रेट रहता है, डिके रेट हमेशा कपलिंग कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका स्क्वायर को कॉरस्पॉन्ड करता है, सो इट विल टर्न आउट टू बी tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हमें पता है, थीटा की वैल्यू पता होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू डाल के आप इसकी वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली tan स्क्वायर थीटा सी जो की जो वैल्यू आती है दैट हैपेंस टू बी 0.05। ठीक है, इसकी वैल्यू वगैरह आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा कि सीवी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं 0.978। सो जी इंटू सीवी जो है जो हमारे पास होता है कि जी इंटू सीवी इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लिख के चलते हैं विच इज इक्वल टू जी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा जी इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास ये वाले फैक्टर बचेगा, तो इट विल हैपन टू बी जी सीवी इज इक्वल टू कॉस थीटा सी। तो यहाँ से वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं 0.978 इज इक्वल टू कॉस थीटा सी, एंड थीटा सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के देख सकते हैं कितनी आती है। ठीक है, सो इट हैपेंस टू बी ऑलमोस्ट 13 डिग्री के बराबर आ जाता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी फाउंड दैट कि हमारे पास जो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 वाली इंटरेक्शन है जिसमें स्ट्रेनस चेंज हो रही है, these are hindered and they are having a magnitude 1/20th of as compared to delta s is equal to 0 और you can see straightness conserving interaction। तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट है वो कभी-वो थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग आता है हेटेरोन फिजिक्स में। ठीक है जी, तो इसको हम सिंपल सी टर्म में भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेनस कंजर्विंग इंटरेक्शन होती है वो 4.7 टाइम्स बेटर होती है एज कंपेयर टू डेल्टा एस इक्वल टू 1 इंटरेक्शन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डिटेल में भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, द नॉन स्ट्रेनस कंजर्विंग डिकेज लाइक एज गिवन इन द प्रीवियस रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दे डिके दीस डिकेज इंस्पायर्ड केमिको टू पोस्टुलेट द इक्वेशन जिसमें हाइड्रोनिक फिजिक्स हाइड्रोनिक करंट लिखा गया है। ठीक है जी, सो दिस वाज बिकॉज द न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिग्मा पार्टिकल्स ऑल दीज आर बेरियन ऑक्टेट। तो ये सारे के सारे जो है बेरियन ऑक्टेट को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, सिग्मा प्लस हो गया, सिग्मा नॉट एंड सिग्मा माइनस, उसके बाद कैस्केड पार्टिकल हो गए। ठीक है जी, तो ये वाले जो पार्टिकल है वे सारे के सारे क्या है, ये बेरियन ऑक्टेट को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है जी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है व्हेन द SU3 सिमेट्री इज एग्जैक्ट। अगर हमारी सिमेट्री एग्जैक्ट होती है तो सबका मास सेम होना चाहिए, लेकिन सबका मास सेम नहीं है। दैट द वीक कपलिंग ऑफ दीज एंटायर 8 पार्टिकल सेट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। अगर सिमेट्री सेम होती है रिगार्डिंग द मासेस ऑफ दीज पार्टिकल वी नो दैट दे आर नॉट द सेम बट नथिंग could be said about the identity of the weak coupling constant Cavipo then postulated as the masses of the SU3 are divided the coupling constant could not be taken as same। तो मतलब क्या हो गया, जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है एंड जो स्ट्रेंज पार्टिकल है जो डेल्टा एस इक्वल टू 0 को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड जो डेल्टा एस इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, दोनों का कपलिंग कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता। तो ये कविवो ने पोस्टुलेट किया था बिकॉज सिमेट्री एग्जैक्ट नहीं है, मासेस का डिफरेंस आप एग्जैक्टली देख सकते हैं वहां सिचुएशन में। तो जिनके लिए स्ट्रेनस चेंजिंग नहीं है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जी कॉस थीटा, जिनमें स्ट्रेनस चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं
जी साइन थीटा, और अल्टीमेटली जो जी है, जो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, दैट इज म्यू एंड के कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल जो फैक्टर है उसको लिखा जाता है। जो हेड्रोनिक कंट्रीब्यूशन है, हेड्रोनिक करंट है, हेड्रोनिक करंट को हम लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, रादर देन सिंपली राइटिंग जे म्यू एच और डेल्टा एस इक्वल टू 0 एंड जे म्यू एच डेल्टा एस इक्वल टू 1, दोनों का सिंपल सम करने की बजाय हम उनके साथ कॉस थीटा एंड साइन थीटा का फैक्टर यहाँ पे लगा के चलते हैं। तो दोनों में दूसरी तीसरी चीज जो थी बेटा डिफरेंस निकालने वाली, बिकॉज मैंने बताया था कि जी बीटा की जो वैल्यू 1.39 है एंड जी म्यू की वैल्यू जो है वो 1.44 है। एक है हमारे पास न्यूट्रॉन इज डिकेइंग इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, दूसरे वाले में क्या है, सिंपल लेप्टॉन डिके है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिके होने की वजह से हमारे पास ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक है, ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक है। सो दिस इज सेमी इलेक्ट्रॉनिक, ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक है, ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक हो गया बेटा। इसकी वजह से इनका जो कपलिंग है डिफरेंट बिहेव करेगा, लेकिन जो प्योर है प्योर के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट आ जाएगा। सो इसमें जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है। तो जी बीटा एंड उसके प्योर इलेक्ट्रॉनिक को रिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो जी बीटा जो है, जी बीटा को प्योर इलेक्ट्रॉनिक के साथ लिखने के लिए, बिकॉज दीज आर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 इंटरेक्शंस, जिसमें कपलिंग जो स्ट्रेंज पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज जी बीटा इज इक्वल टू जी म्यू इनटू cos थीटा के साथ इसको लिखा जाएगा। तो इन दोनों में कपलिंग कांस्टेंट का जो फर्क है वो आपको देख सकते हैं, 1.44 इंटू 10⁻62 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 13 डिग्री। इनको वैल्यूज वगैरह फिल आउट करके देख लीजिए बेटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.97 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाती है, मतलब 1.44 इंटू 10⁻62 इंटू 0.97। तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.39 इंटू 10⁻62 के बराबर आ जाता है, जो कि इसकी वैल्यू के बराबर आता है। तो दिस दस ड्यू टू Cavivo's assumption that the coupling constant should be according to the previous equation, the discrepancy of the equations are ceased to exist। तो मतलब हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट है उनकी जो डिस्क्रिपेंसी है वो खत्म हो जाती है। तो जी म्यू डिफरेंट बिहेव करता है एंड जी मीटर डिफरेंट बिहेव करता है, एक प्योर इलेक्ट्रॉनिक है, एक सेमी इलेक्ट्रॉनिक केस है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। ठीक है, सो बाकी चीजें बेटा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। जो क्वार्क लेवल पे कैसे हमारी यूनिवर्सलिटी वगैरह होल्ड करती है, वहां पे कैविवो रिलेटेड स्टेट्स वगैरह कैसे आती हैं, वो हम न्यूट्रॉन फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। सो इसके रिगार्डिंग कोई बेटा डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।